हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमें कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया था, उसमें तीन हमारी टर्म्स होती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारी तीन टर्म्स होती हैं: टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। इन सबको डिटेल में देख लेते हैं कि करके। टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्शन इसको बोलते हैं, या फिर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल आउटपुट या टोटल रिटर्न। ये इसके अलग अलग नाम हैं जिससे हम इसको बोलते हैं। अभी क्या होता है, इट इज़ अ टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक फर्म ने किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितना भी प्रोडक्शन किया है, जितने भी गुड्स का उसने प्रोडक्शन किया है, उसको हम टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला हमारा टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारा दो होते हैं। इसको कैलकुलेट करने के हमारे दो तरीके होते हैं। एक होता है एवरेज प्रोडक्ट इनटू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और एक होता है समेशन एमपी। मतलब हर एक गुड को प्रोड्यूस करने में हमारा कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ है उस सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हमको समझना होगा क्या है। इस फॉर्मूले का मतलब है कि हमारे एक वेरिएबल फैक्टर यूनिट ने हमारा कितना प्रोडक्शन किया है, तो जितना हमारा एक फैक्टर ने किया है उसको और हमारी कितनी वेरिएबल फैक्टर यूनिट्स हमारी एम्प्लॉयड हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल प्रोडक्शन आ जाता है। ठीक, तो हमारा ये सेकंड पॉइंट यही निकल के आता है कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो हमारा आउटपुट है एक वेरिएबल फैक्टर यूनिट का, उसको हम सम टोटल कर देंगे। मतलब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रोडक्ट से, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के हमने दो मेथड्स देखे हैं। एक तो एवरेज प्रोडक्ट वाला जिसको हम यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक समेशन एमपी। ये एग्जाम्पल है, इसमें हमारा लैंड है, लेबर है, ठीक, और हमारा एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है। लैंड कैसा हमारा फैक्टर होता है, हमारा फिक्स फैक्टर होता है, ओवर द ईयर्स ये हमारा सेम रहता है। और लेबर कैसा फैक्टर है, हमारा वेरिएबल है, शॉर्ट टर्म में हमारा चेंज करता रहता है। ठीक, अब हम इससे टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। टोटल प्रोडक्ट का हमने फॉर्मूला देखा था, एवरेज प्रोडक्ट इनटू यूनिट्स ऑफ लेबर। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चलेंगे और हमारा यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक, वही हम अगर दूसरे मेथड की बात करेंगे तो उसमें हम समेशन एमपी लगाएंगे। समेशन एमपी लगाएंगे कैसे होगा, तो यहाँ पर सेम ही आएगा। ठीक, फर्स्ट में सेम आता है हमेशा, फिर उसमें हम ऐड ऑन करते चले जाएंगे। 4 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, देन उसमें 5 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, तो ये हमारे हो गए दोनों मेथड्स के एग्जाम्पल। फिर आता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक, ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या होता है। इट रेफर्स टू द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्शन। मतलब जितना भी हम एडिशन करते जा रहे हैं, हर एक वेरिएबल फैक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना हमारा टोटल प्रोडक्शन में एडिशन कर रहा है, उन सभी एडिशंस का सम हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। ठीक, इट इज़ द रेट एट विच द टीपी चेंजेस। ठीक, इसके भी दो मेथड्स होते हैं। ठीक, तो टोटल प्रोडक्शन n यूनिट्स पे एंड टोटल प्रोडक्शन n-1 यूनिट्स पे, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक, एंड देन सेकेंड मेथड में क्या है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक, अब इसमें देखो, इसका एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं। ठीक, देखो सपोज हमारा फर्स्ट फॉर्मूले में हम कैसे करेंगे, हमारे फिफ्थ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, वो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारा कर रहा है सपोज 45 यूनिट्स। ठीक, the total output of the firm increases from 40 to 45 when it increases the employment of variable factors and the variable unit from 4 to 5। मतलब जब 4 यूनिट्स हैं हमारी तो 40 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और जब हमारी वेरिएबल यूनिट्स 5 हैं तो हमारी 45 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक, तो फिफ्थ यूनिट पे कितना होगा, TPN
फिफ्थ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है 45, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये लिख दिया, और 4 यूनिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये लिख दिया। 4 यूनिट्स के कैसे, 5 - 1 हमने लगाया कौन सा फॉर्मूला, TP(n-1) वाले फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पे ये रख देंगे तो हमारा 4th यूनिट पे जो प्रोडक्शन होगा वो आ जाएगा, उन दोनों का डिफरेंस हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला होगा उससे हम MP कैसे निकालते हैं। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट माइनस चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारा टोटल आउटपुट चेंज हो रहा है फ्रॉम 40 से 45, है ना। व्हेन इट इंक्रीजेज द एम्प्लॉयमेंट, और जब हमारी वेरिएबल फैक्टर यूनिट्स 4 से 6 जा रही हैं। ठीक, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कैसे चेंज हो रहा है, तो चेंज मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस हो गया, हमारा TP में कितना चेंज हो गया 5 का, और यहाँ पर हो गया 6 का। ठीक, तो हम इसको फॉर्मूले में देखो कैसे लगाएंगे, 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6 - 4 कितना हो गया 2, 45 - 40 हो गया 5, तो इसको हम फॉर्मूले में डाल देंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं हमारा एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, इसके डिफरेंट नेम्स आप पढ़ लेना। इट इज़ अ पर यूनिट डिवाइडेड बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रोडक्ट बाय आउटपुट। जब हम टोटल प्रोडक्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, हमारा एक आउटपुट जो है उसमें इसका क्या मतलब हुआ, तो आउटपुट पर यूनिट, एक यूनिट के पर यूनिट कितना आउटपुट है। ठीक, मतलब पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर हमारा जो यूनिट है, ठीक है ना, एक वेरिएबल फैक्टर हमारा कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा TP डिवाइडेड बाय पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो कि हमारी एम्प्लॉयड हुई है, दैट इज़ लेबर यहाँ पर। ओके, इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे है, देखो यहाँ पर हमारा फिक्स्ड फैक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर TP एंड MP। AP कैसे निकालेंगे, TP अपॉन लेबर फैक्टर, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, 3 डिवाइडेड बाय 1, 7 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। अब इन दोनों में देखो TP और MP में क्या रिलेशनशिप होता है। MP जब हमारा इंक्रीज़ करता है तो TP इंक्रीज़ करता है एट इंक्रीजिंग रेट। फिर जब हमारा MP कांस्टेंट होता है तो TP इंक्रीज़ तो करता है बट एट कांस्टेंट रेट। ओके, फिर जब हमारा MP फॉल करना शुरू होता है स्टिल TP राइजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक, MP 0 होता है तो TP मैक्सिमम होता है, MP नेगेटिव होता है तो TP डिक्लाइन करता है। ठीक, अब इनको देखते हैं हम ग्राफ्स की फॉर्म में। फर्स्ट हमारा ग्राफ है, फर्स्ट हमारा देखो ग्राफ है, MP इसमें है, इसमें MP हमारा राइज करता जा रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक, इट इज़ राइजिंग, तो TP हमारा कैसा होगा, इट विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ये इंक्रीज कर रहा है हमारा एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक, फिर सेकेंड वाला हमारा है MP इज़ कांस्टेंट, MP इज़ कांस्टेंट, ना डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा TP स्टिल इट राइजेज, स्टिल इट विल राइज बट एट अ कांस्टेंट रेट। जब भी कांस्टेंट रेट की बात आती है तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। देन MP फॉल्स नीचे की तरफ। ठीक, तो क्या होगा, TP स्टिल राइजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, देखो राइज कर रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट देखो ये रहा डिमिनिशिंग रेट। ठीक, फिर देखो क्या होता है हमारा, इसमें एक फिगर बना दी है, इसमें दोनों हमारे जो कर्व्स हैं एक ही डायग्राम में। हमने अभी पढ़ा था MP राइज करता है, देखो MP कहाँ तक राइज कर रहा है हमारा, यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहीं तक है, देखो यहाँ तक MP राइज कर रहा है। तो क्या हो रहा है, TP क्या करेगा, TP भी राइज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट। देखो मोर स्टीप ग्राफ, TP का भी ऐसी था। ठीक है, उससे आगे क्या होता है, MP कांस्टेंट हो जाता है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट हुआ हुआ है थोड़ी देर के लिए, देखो यहाँ पे कांस्टेंट हुआ हुआ है, तो TP इंक्रीज करता है एट अ कांस्टेंट रेट, मोर स्ट्रेट लाइन।
देन टीपी क्या करता एमपी क्या करता है, एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग, तो फिर क्या होता है, टीपी स्टिल राइजेज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक, फिर एमपी हो जाता है हमारा नेगेटिव, तो टीपी हमारा फाइनली फॉल करने लग जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा रिलेशनशिप इन दोनों का। अब जैसे ही हमारा एमपी, देखो यही पॉइंट है, एमपी हमारा नेगेटिव होता है तो टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक, अब फिर हमारा रिलेशनशिप आता है एपी एंड एमपी का। ये दोनों हमारे कर्व्स दिए हुए हैं, एमपी एंड एपी। तो अब ये वाला हमारा एपी कर्व और ये हमारा एमपी कर्व। ठीक, इसमें हम देखते हैं इसमें क्या है, इसमें देखो हमारा सिर्फ अभी आप इतना देखना, इस पॉइंट से पहले का, मतलब ये वाला पार्ट, ऊपर है हमारा एमपी कर्व, नीचे है हमारा एपी कर्व। तो एमपी इज़ ग्रेटर देन एपी, तो एपी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका, एपी इज़ फॉलिंग, सॉरी एपी इज़ राइजिंग। देखो ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो राइज करेगा, राइज कर रहा है। जब, मैं दोबारा बोलती हूँ, जब हमारा एमपी इज़ ग्रेटर देन एपी तो हमारा एपी राइजेस। ठीक, और जब हमारा इक्वल हो जाता है ये दोनों, मतलब एक पॉइंट पे इस पर ये इक्वल हो जाते हैं, तो एपी हमारा देखो मैक्सिमम है, एपी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा और फिर उसके बाद नीचे गया, मतलब ये हमारा हो गया हाईएस्ट पॉइंट एपी का। ठीक, ये हो गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जब दोनों इक्वल होते हैं तो एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। फिर उसके बाद एपी कर्व हमारा ऊपर है, मतलब एपी इज़ ग्रेटर देन एमपी, तो एपी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। यही हमारे थर्ड पॉइंट में है। ठीक, बस यही रिलेशनशिप है इन दोनों में। फिर आता है हमारा फाइनली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। Law of variable proportion states that as more and more units of variable factors are added with the same quantity of fixed factors, the total product at the first increases more than proportionately and then proportionately and finally less than proportionately। कहते हैं जब जैसे ही हम अपनी लेबर को, वेरिएबल फैक्टर होता है ना हमारा लेबर, जैसे ही हम अपनी मोर एंड मोर लेबर लाएंगे, ठीक है, और हमारी मशीनरी वगैरह जो हमारे फिक्स फैक्टर्स हैं वो सेम रहेंगे, तो हमारे टोटल प्रोडक्ट पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि टोटल प्रोडक्ट हमारा पहले इंक्रीज़ करेगा मोर देन प्रोपोर्शनेटली, देन प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज़ करेगा, देन फाइनली मतलब लेस देन प्रोपोर्शनेटली। इसका कहने का मतलब क्या है, हम आगे समझते हैं। अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं कि कुछ ये अजम्पशंस हैं कि शॉर्ट रन में ही ये ऑपरेट करता है और some factors are fixed while other are variable, all the units of variable factors are homogeneous, मतलब सेम है। ठीक है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, स्केल ऑफ आउटपुट जो है चेंज नहीं होता, फैक्टर रेशियो भी हमारा चेंज होता रहता है। ठीक है, इसको इस एग्जांपल के शेड्यूल के हम माध्यम से समझते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें है, ये लॉ कहता है कि जैसे हम अपनी लेबर को यूनिट बाय यूनिट करके हम इंक्रीज़ कर देंगे और हमारा फिक्स्ड फैक्टर जो कि लैंड होता है वो सेम रहेगा। देखो ये इसमें यही है, हमारा लैंड देखो फिक्स्ड है, हमारे लैंड की यूनिट्स फिक्स्ड हैं, हमारे लेबर की जो कि वेरिएबल फैक्टर होता है वो इंक्रीज़ कर रही है यूनिट बाय यूनिट। तो हमारा टीपी पे, हमारे टोटल प्रोडक्ट पे इस लॉ के हिसाब से क्या इफ़ेक्ट शो करता है, वो बोलता है कि इट इंक्रीजेज, फर्स्ट इट इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनेटली, देन प्रोपोर्शनेटली एंड फाइनली इट डिक्लाइंस, मतलब लेस देन प्रोपोर्शनेटली। अब देखो इस शेड्यूल में क्या है, एक एक करके हमारा वेरिएबल फैक्टर जो है वो ऐड होता चला जा रहा है, एक एक करता जा रहा है ऐड। ठीक, तो हमारे टोटल प्रोडक्ट्स कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, पहले ये था, पहले हमारा 4 यूनिट से इंक्रीज़ कर रहा था ये,
3 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 से इंक्रीज़ कर रहा था, फिर 7 से सीधा 12 पे 5 का डिफरेंस आ गया। ठीक, तो हमारा ये इंक्रीज़ कर रहा था मोर देन प्रोपोर्शनेटली, मतलब हमारा एक एक करके तो हमारी वेरिएबल फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं और हमारा टोटल प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज़ आ रहा है, 3 का, 4 का और 5 का, ऐसे करके इंक्रीज़ आ रहा है। ठीक, हमारा चेंज हो रहा है, वो वापस से 4 पे पहुंच गया। ठीक है, तो मतलब इंक्रीज़ हो रहा है एट प्रोपोर्शनेट रेट। ठीक, तो मतलब हमारी यहाँ तक जो है फर्स्ट स्टेज हो गई, हमारी यहाँ तक फर्स्ट स्टेज हो गई, क्योंकि हमारा टीपी इंक्रीज़ कर रहा था एट प्रोपोर्शनेट, मोर देन प्रोपोर्शनेटली। सेकेंड स्टेज हो जाएगी हमारी कहाँ तक, सेकेंड स्टेज हो जाएगी हमारी कहाँ तक होएगी, जब हमारा टीपी जो है इंक्रीज़ करेगा प्रोपोर्शनेटली, तो मतलब 8th यूनिट तक, सेकेंड यूनिट हमारी 3rd तक। ठीक है, फिर यहाँ से 4 से हमारा स्टार्ट हो गया था इंक्रीज़ होना। ठीक है, 4 यहाँ से स्टार्ट हो गया था, फिर यहाँ 0 हो गया, तो हमारी सेकेंड वाली एंड हो गई। थर्ड स्टेज आती है हमारी, टीपी इंक्रीज़ करेगा लेस देन प्रोपोर्शनेटली, मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। देखो यहाँ नेगेटिव में जा रहा है, उल्टा जा रहा है। अभी तक तो ये राइज़ हो रहा था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन राइज़ हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे फॉल होना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड स्टेज हो जाएगी। तो सबसे अच्छी हमारी स्टेज है जहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन ऑपरेट करना चाहेगा प्रोड्यूसर, वो है हमारी सेकेंड स्टेज। ठीक, अब देखो ये एक डायग्राम है, इस शेड्यूल को इसमें समझते हैं हम। देखो सबसे पहले हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ कर रहा था एट इंक्रीजिंग रेट। कब इंक्रीज़ करता है, जब हमारा एमपी राइज़ करता है। देखो एमपी राइज़ किया तो हमारा इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट हो गया, फिर हमारा कुछ देर के लिए कांस्टेंट हुआ तो हमारा इंक्रीज़ एट कांस्टेंट रेट, फिर ये फॉल करना शुरू करता है एमपी, तो हमारा टीपी भी इंक्रीज़ करता है। देखो यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट, फिर टीपी हमारा मैक्सिमम हो जाता है, एमपी 0 हो जाता है, एमपी फॉल करता है, नेगेटिव हो जाता है, तो टीपी भी यहाँ पर फॉल करने लगता है। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा कौन सा लेवल है, जो हमारा सेकेंड स्टेज की स्टार्टिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, जो हमारा सेकेंड स्टेज का स्टार्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट स्टेज का एंड पॉइंट है, वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब जहाँ पर टीपी ख़त्म हो जाता है बढ़ना एट एन इंक्रीजिंग रेट और वो स्टार्ट करता है बढ़ना एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, ये हो गया हमारा शेड्यूल। अब इसकी स्टेजेस हैं, मैंने आपको इजीली समझा दिया, आप रीड आउट सकते हो। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसमें हमारा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेज है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर जब यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म होता है, उसको बोलते हैं हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसको क्या बोलते हैं हम, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। और फाइनली लास्ट स्टेज हमारी होती है, ये वाली लास्ट स्टेज जो हमारी होती है, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव रिटर्न्स टू नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक, देखो यही है यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। यहाँ पे देखो 8th यूनिट पे हमारा एंड हो जाएगा सेकेंड स्टेज। ठीक है, ये आप एक बार देखो, ये इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर कहाँ ऑपरेट करना चाहेगा, इन द सेकेंड स्टेज, जहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम होता है। क्यों ऑपरेट करना चाहेगा सेकेंड स्टेज पे, क्योंकि हमारा वहाँ पे आउटपुट मैक्सिमम होता है और वही तो प्रोड्यूसर चाहता है। ठीक है, अभी सारे नोट्स हैं, आप चाहोगे तो मुझे बता देना, मैं आपको शेयर कर दूँगी ये नोट्स। ठीक, अब फिर आते हैं हमारा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये एक ऐसा लॉ है, ठीक है, ये एक ऐसा लॉ है व्हेन ऑल द इनपुट्स आर चेंज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन। जो हमारे इनपुट्स होते हैं, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज किए जाते हैं। एंड जब हमारे ये सब चेंज किए जाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हमारा
स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, अब जो ये हमारे इनपुट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, हमने क्या करा, हमने इनपुट्स चेंज करे, फिर उस इनपुट को चेंज करने की वजह से हमारे आउटपुट में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो उस इनपुट को हमारा चेंज होने की वजह से हमारे आउटपुट में चेंजेस आएंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, ये लॉन्ग रन में ऑपरेट करता है। ओके, तो व्हेन ऑल द इनपुट्स आर चेंज्ड इन the same proportion, this change is also known as scale of production, and this way the total output changes due to the change in the scale of production. अब ये जो इनपुट्स हमने चेंज करे हैं उसकी वजह से हमारा आउटपुट में भी चेंज होंगे, तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब हम देखते हैं कि ये किस टाइप के होते हैं। कुछ हमारा देखो, जब हमने इनपुट चेंज करा तो हमने कितना इनपुट चेंज करा और उससे कितना आउटपुट हमारा चेंज हुआ, तो उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कौन सा टाइप है हमारा रिटर्न्स टू स्केल का। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, एक होता है हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एंड एक होता है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इसका जो हमारा ग्राफ है, कर्व जो हमारा इसका बनता है वो कुछ इस तरीके से होता है, पहले इंक्रीज होता हुआ, फिर कांस्टेंट होता हुआ, एंड फाइनली हमारा आउटपुट डिक्रीज होता हुआ। ठीक है, एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब हम इनपुट कहते हैं इसमें कि जब हमने इनपुट चेंज करा, इफ़ द इनपुट हमने चेंज किया और हमारा आउटपुट पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वो इंक्रीज़ कर गया। इनपुट हमने चेंज किया एंड आउटपुट हमारा लार्ज प्रोपोर्शन में चेंज हो गया। इफ़ द आउटपुट इंक्रीजेज इन लार्जर प्रोपोर्शन देन द इंक्रीज इन इनपुट से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो हमारा वो हो जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, वो हमारा हो जाता है। ठीक है, और इसका ग्राफ हमारा बनता है कुछ इस तरह, ऊपर जाता हुआ। ठीक, देन हमारा आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसमें क्या होता है, हमने इनपुट चेंज करा तो हमारा आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट होगा, हमारा आउटपुट इसमें सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा जिस प्रोपोर्शन में हमने इनपुट्स चेंज करे हैं। देखिए, इफ़ द इंक्रीज इन द आउटपुट इज़ इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ऑल द आउटपुट्स। ठीक है, जितनी हमने क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स बढ़ाया था उतना ही हमारा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ गया। ठीक, जैसे देखो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम इसको। हमने इंट्रोड्यूस करी थी 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड हमारा 2 यूनिट्स ऑफ लेबर इंट्रोड्यूस करने से हमारा आउटपुट जो हो रहा था वो डबल हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। वेयरएज अभी हम पहले पढ़ा कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मतलब हमने 2 यूनिट्स ऑफ लेबर इंट्रोड्यूस करी थी, उससे कितना चेंज आ गया, उससे हमारा लेबर से भी ज़्यादा चेंज आ गया। 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हमको एक्स्ट्रा मिले, तो ये हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है ना, ऐसे होता है इसमें। ठीक है, अब फिर होता है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, मतलब हमारा इनपुट हमने जितना इंट्रोड्यूस करा उतना हमको आउटपुट नहीं मिला, उसके हिसाब से हमको आउटपुट नहीं मिला, उससे कम हमको आउटपुट मिला। मतलब हमने सपोज़ हमने 2 यूनिट्स ऑफ लेबर हमने इंट्रोड्यूस करे थे तो हमको सिर्फ 1 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी एक्स्ट्रा मिली, है ना। तो ये हो गया हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का ग्राफ ऐसे बनता है, कांस्टेंट हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन एंड देन डिक्रीजिंग तो नीचे जाता हुआ। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट का ये ग्राफ हमारा होता है। ठीक है गाइस, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको कुछ अच्छा इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिला हो तो लाइक करना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।